हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द इनसाइट सीरीज। तो आज का एपिसोड थोड़ा सा यूनिक है। आपने जैसा कि टाइटल में देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एक स्टोरी, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ सोल्जर, लेफ्टिनेंट अभिनव नागोरी सर। तो अनफॉर्चुनेटली अभिनव सर हमारे साथ नहीं है। 2015 में एक प्लेन क्रैश के दौरान वो मार्टियर्ड हो गए थे। तो आज हमारे साथ हैं उनके पेरेंट्स। तो हम उनसे उनकी पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे कि वो उनका डेडिकेशन कैसा था, इंडियन नेवी में जो उन्होंने सर्व किया था वो उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी बचपन से, और उनकी नेवी की जो लाइफस्टाइल थी उसमें क्या बदलाव उन्होंने देखे हैं। तो हम वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन। तो जैसा मैंने तो बहुत इंटरनेट पे सर्च किया अभिनव सर के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, बट आप पिता की तरफ से कैसे अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करेंगे हमारी ऑडियंस को? यूं तो वो भी अपने आप को एक नॉर्मल चाइल्ड के रूप में ही देखता था, लेकिन उसकी खूबियां जो थी वो हमें मालूम है कि वो एक अलग तरह का इंसान था। उसका सोचने का तरीका, उसका काम करने का तरीका, उसकी लाइफस्टाइल, ये सारी बिल्कुल मुझे लगता है कि सामान्य विद्यार्थियों से भिन्न ही थी। बचपन में भी उसको, छोटा था तब भी कभी मैंने यूं रोने का तो बहुत कम रहता था उसका, कभी यूं रोता नहीं था। जब भी चेहरा उसका फेस देखोगे तो वो हंसता ही मिलेगा आपको, और हंसता हुआ बच्चे का चेहरा होता है तो सबको खुश करता है। बचपन के बाद जब वो पढ़ता था तो पढ़ने में भी केवल वो पढ़ाकू, मतलब बुक्स के से ही डिपेंडेंट नहीं था, बुक्स के अलावा भी वो कई सारे काम करता था। उस समय में नेट की सुविधाएं बहुत रेयर थी, फोन में तो नहीं थी, और केवल लाइब्रेरी वगैरह में कहीं थोड़ी बहुत थी, तो उसका भी वो पूरा उपयोग करता था। उसके अलावा जो अपने टीचर्स के प्रति जो उसका एक लगाव था या उनके प्रति जो समर्पण था, वो भी उसको आगे बढ़ाने में काफी अच्छा रहा। चाहे स्कूल लेवल पे हो या कॉलेज लेवल पे हो, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना और अपने आप को बस लर्निंग लर्निंग लर्निंग, तो वो केवल लर्निंग के लिए ही अपने आप को, मतलब जैसे वो जन्मे हो उस तरह की स्थिति थी। और काफी लर्निंग उन्होंने कई सारे फील्ड में की, यही नहीं कि भाई जैसे बच्चे थे ये साहित्यिक क्षेत्र में, जैसे साइंस के बच्चे होते हैं तो उसमें उनको थोड़ी सी रुचि कम रहती है, लेकिन उनको थी वो कविता पाठ करना, कविताओं में भी वीर रस की कविताएं पाठ करना और कंपटीशन में भाग लेना। इसके अलावा उनको था कि भाई नेचर से अगर जुड़ना है तो स्काउटिंग से जुड़ो, तो वो स्काउटिंग से भी जुड़ा, और कि भाई एडवेंचर में जाना है तो एनसीसी से जुड़ो, तो वो एनसीसी से भी जुड़ा। और उसने उदयपुर में एयरक्राफ्ट भी उनको सिखाते हैं उड़ाने के लिए। तो पहली बार जब उसने उड़ान भरी तो उसको बहुत अच्छा लगा उनके पायलट के साथ में, और घर पे आके मतलब खूब खुश हुआ कि आज मैंने हवाई जहाज उड़ाया। और वो पता नहीं था कि वो खुद भी उसको जीवन में एक हवाई जहाज उड़ाना पड़ेगा या उस लाइन में उसको जाना पड़ेगा। तो ये था उसका मतलब एक यूँ कह सकता हूँ कि जीवन में सीखने की ललक वाली बात, डेडिकेशन थे और हर चीज को अपनाने का नजरिए से वो चीजें देखते थे। हाँ, वो उनका ये था कि भाई जो भी काम करना है जी, वो पूरा डिवोशन के साथ करना है, डूब के करना है। मतलब वो आप तू चल में आया ऐसा नहीं करते थे। वो किसी भी काम को करने के लिए उनका पूरा उसमें जितनी एफर्ट्स होनी चाहिए, तो बच्चे जनरली क्या होता है पूरी 100% एफर्ट्स नहीं करते, पर वो 100% ही नहीं, वो 150% एफर्ट्स लगाते थे उसमें, कि जितनी एनर्जी है उससे एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें वो लगा के उस काम को अंजाम देते थे। यही कारण है कि वो साइंस फेयर में भी स्टेट लेवल तक गए और उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा। स्कूल लेवल पे भी उन्होंने साइंस फेयर में काफी वर्क किया, और कॉलेज में जब थे बीई कर रहे थे तब भी उन्होंने रोबोटिक्स के क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक अचीवमेंट स्थापित की और खूब सीखा है रोबोटिक्स के मामले में।
और जब सर्विस की बात आई कि भाई सर्विस में कहाँ जाना है, बी हो गई, रिजल्ट तो नहीं आया था, लेकिन जो कंपनियां सिलेक्शन करती है तो कई सारों में सिलेक्शन उसका हुआ, लेकिन उसके मन में हो गया कि नहीं, मुझे तो इंडियन एयरफोर्स में, मतलब इंडियन फोर्सेज में ही जाना है। और भाग्य से नेवी में उनका सिलेक्शन हो गया, और उसके बाद एज पायलट के रूप में उनका सिलेक्शन हुआ, पायलट की उन्होंने ट्रेनिंग की। तो सब में उनका अचीवमेंट बहुत बेस्ट अचीवमेंट था, और एक अच्छे पायलट के रूप में वो उभर करके निकले थे सेना में। और नेवी के लिए उनका एज ए पायलट का सिलेक्शन भी उनको खुद के लिए तो था ही, लेकिन नेवी के लिए भी था कि भाई एक अच्छा पायलट हम लोगों को मिला है। थोड़ा सा मैं इसको स्लोली फेजेस को अनलॉक करने की कोशिश करूंगा आपके थ्रू कि एज अ कोर पर्सनालिटी, जैसे ये एकेडमिक्स प्रोग्रेस हो गई, जो अचीवमेंट्स हो गए वो एकेडमिकली हो गए, बट अभिनव सर नेचर वाइज कैसे थे? जैसे मैंने जितना आपसे सुना है वो बहुत एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, तो ऐसी क्या क्या इंसिडेंट्स आपको लगे बचपन में कि देशभक्ति उनमें जो आपको महसूस हुई कि बचपन से उनमें है? बच्चों में कई चीजें ऐसी होती है जो जन्मजात होती है जी, कुछ ऐसी चीजें होती है जो प्रकृति से वो सीखते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने एटमॉस्फेयर से सीखते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो एटमॉस्फेयर में है लेकिन वो उनसे लड़ना चाहता है, वो उनको स्टीरियोटाइप जो लाइफ है वो नहीं जीना चाहते हैं, वो उसको तोड़ करके कुछ करना है, वो कुछ आगे, मतलब उससे आगे मतलब बढ़ना चाहते हैं। तो ये अभिनव में था, वो खुश मिजाज था, जिनसे भी जब भी कभी किसी ने बात की होगी तो वो नेचुरल है उसकी, चाहे वो 5 मिनट की बात हुई हो अभिनव से या 50 मिनट की बात हुई हो, लेकिन उसको कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि वो बात ही इस तरह से करता था कि सामने वाले को बहुत प्रभावित करता था और उसके दिल को छूने वाली बात करता था। तो ये तो बात वाली बात हुई, लेकिन जो लाइफ है वो, उस लाइफ में भी वो स्टीरियोटाइप लाइफ नहीं चाहता था, वो अपनी लाइफ को मतलब एडवेंचर वाली लाइफ चाहता था, जैसे सेना में। अब वो जब शुरुआत हुई कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर उसको 6th क्लास से ही हमने उसको कंप्यूटर प्रोवाइड कर दिया था, लाए तो हम हमारे सीखने के लिए थे, पर वो छठी में था उसको तो, पर उस समय उसने जो छठी से लेके कंप्यूटर का काम उसने जाना सीखा, तो वहां उसके स्क्वाड्रन में जो भी काम कंप्यूटर से रिलेटेड मतलब होता था, कि भाई कोई रिपोर्ट टाइप करनी है, बड़े अफसरों को कोई लेटर मतलब निकालना है, कुछ करना है, तो वो अभिनव को बुला करके उसके बॉस करवाते थे कि भाई अभिनव ये कर दो, वो कर दो। तो इसका कारण ये था कि उसकी मतलब उस टाइम में कंप्यूटर में उसकी माहिती हो गई थी, चाहे वो फोटोशॉप में काम करना हो इजीली कर लेता था, लैंग्वेज एज में C++ वाली वहां तक वो मतलब सीखा हुआ था, विंडोज का है, तो सारे काम उसको सिखाने की जरूरत नहीं थी, सेल्फ सीखता था। फिर उसके मन में था कि मैं जो है बहुत सारी चीजें तो मेरे को आती है, लेकिन मैं कभी गीत संगीत की तरफ नहीं गया, तो उसके मन में आया कि मुझे वायलिन सीखनी चाहिए। तो वायलिन सीखनी चाहिए, तो यहाँ जब वो आए थे मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में एग्जाम देके, तो अभिनव जी ने कहा कि भाई पापा मुझे वायलिन दिलाओ, तो मैंने कहा बेटा ले लो चलो, तो हम यहाँ उदयपुर में ही एक उसको अच्छा सा वायलिन दिलवा दिया। अब आप उसकी रुचि देखिए कि वो कोई गुरु नहीं है उसका, लेकिन जो लेसन्स कोई इंग्लैंड का कोई इस तरह का कोई टीचर है जो जिसकी 18-20 क्लासेज हैं जो कंप्यूटर पे उस समय में कंप्यूटर पे लोड हो जाती थी, तो उन्होंने वो क्लासेस जितनी हैं वो उसको लोड कर ली और उससे मतलब सारी चीजें सीखी। अब साउंड में जस्टिफाई करना कि भाई, तो उसके लिए बूमर लाया, और कि भाई ताकि मतलब जो बीट्स हैं वो क्लियर उसको पता होने चाहिए। तो वो इतना बढ़िया सीखा उसने कि जो कैंपस वाले लोग हैं वो तो करते ही थे, लेकिन कभी कभी उनके सीईओ वगैरह और वो सब लोग भी चाहते थे कि मतलब ये अभिनव जी हमारे यहाँ आए, और उसको तो वो जब भी कोई फंक्शन होता, पार्टी होती, तो उसमें वायलिन बजाते थे, और मास्टरपीस, मतलब बिना गुरु के भी मास्टरपीस हो सकता है बच्चा, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसी तरह से जैसे
पायलट वाली ट्रेनिंग थी। तो उनके एक मित्र हैं, वो यहाँ आए थे। तो आफ्टर उनके जब शहीद हो गए उसके बाद, तो वो बता रहे थे कि जब ट्रेनिंग हुई थी तो हमारे को तो, कि मैं तो जाट हूँ, तो कई बार मेरे इंस्ट्रक्टर थे जो मेरी पिटाई भी लगती थी, लेकिन अभिनव जी ने कभी एक भी बार किसी इंस्ट्रक्टर की पिटाई नहीं खाई। तो इतने डिसिप्लिन्ड वो हाँ, रहे कि कभी भी उनको ऐसा मौका नहीं लगा इंस्ट्रक्टर को, क्योंकि मैंने जितना भी सुना ट्रेनिंग फेज में इंस्ट्रक्टर बहुत रगड़ा। हाँ, बिल्कुल, बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, लेकिन कभी इनको किसी इंस्ट्रक्टर से उपालंब नहीं मिला। और कभी पिटने की तो खैर बात ही नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। वो रात को पूरी रात जगना है तो भी जग लेते थे, और जो करना है वो बस करना है, टारगेट अकम्प्लिशमेंट। तो ये नहीं था कि भाई मैं नींद नहीं निकालूंगा तो क्या होगा, नींद निकालनी या नहीं निकालनी, मतलब बस उसको था कि भाई ये काम मुझे कल टास्क दिया है, इस टास्क को कल पूरा करके देना है, तो फिर वो देना है। फिर वो उसको 2 घंटे सोने को मिले या नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। तो ये है कि भाई अलग ही तरह का वो, मैं खुद सोचता हूँ कि अलग ही तरह की पर्सनालिटी थी, और कई सारी खूबियां कई बार हम लोग भी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि अपना बच्चा होता है तो अपन समझते हैं कि ठीक है, बच्चे की तरह से बच्चा है, लेकिन कई बार जो दूसरे लोग होते हैं वो उसकी पर्सनालिटी का विश्लेषण करते हैं, और जब बात होती है तो मुझे भी लगता है कि वो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी वाला व्यक्ति था। और कई बार मैं बोलता हूँ कि मैग्नेटिक पर्सनालिटी। तो मैग्नेटिक पर्सनालिटी का मतलब ये है कि भाई जो कोई भी चीज उसके सामने आएगी तो वो उसको एक और है जिसमें वो बस वो इंटरेक्ट करने के लिए चुप रहेंगे। तो वो इस तरह की थी कि जो भी बच्चे हों या उसके गुरु हों या कोई भी हो, सब उसके साथ बहुत यूं खुश रहते थे और उसके ओरे में आई जाते थे। सर, आज के टाइम में ही नहीं, शुरुआत से जो एक लड़के का जो अपना अट्रैक्शन, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन वो मम्मा के साथ ज्यादा होता है, पिताजी के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है, थोड़ा डिसिप्लिन में रहते हैं बच्चे। तो आपका अभिनव जी के साथ कैसा बॉन्ड था बचपन से? हाँ, ये जो तुम कह रहे हो वो सही बात है, क्योंकि बच्चों में जनरली अटैचमेंट अपनी माँ से ज्यादा रहता है, क्योंकि वो खुलकर के माँ से बात कर सकता है, अपने दिल की बात उनको कह सकता है। लेकिन पापा से थोड़ा सा वो अटैचमेंट तो होता है, ऐसा नहीं कि अटैचमेंट नहीं होता, अटैचमेंट तो पूरा ही होता है, लेकिन वो उनके सामने थोड़ा सा एक्सप्रेस कम करता है, खुल के बात कम करता है। तो अभिनव में भी इसी तरह का था। जब जैसे नेवी में उसको जाना था, तो सबसे पहला होता है कि नेवी में जाने के पहले उनको बुलवाते हैं और उनसे पूछते हैं, या जो भी उनका जो प्रोसेस है वो टेस्ट। तो वो तो सबसे पहले क्या है कि वो जब बेंगलोर से आए कि भाई मेरे एसएसबी का नेवी का इंटरव्यू है, तो मुझे हाफ पैंट, वाइट टी शर्ट और सॉक्स और शूज चाहिए। तो हमने बोला कि हमारे को जब सेना में भेजना ही नहीं है तो ये चीजें क्यों। तो करीब वो महीने भर रहे, तो वो अपनी तैयारी तो अपने हिसाब से कर ही रहे थे, पढ़ रहे थे, लेकिन जब लास्ट जब जाना था उसके एक दिन पहले वो मम्मी को बोले कि मम्मी वो पापा अभी यस नहीं कर रहे, पर आप मुझे ड्रेस तो दिला दो। फिर इनकी मम्मी जी ने कहा कि भाई सिलेक्शन हो ही गया, ऐसा क्यों मान रहे हैं भाई, जरूरी थोड़ी कि ड्रेस दिलाने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, ड्रेस तो दिला दो। फिर मैंने इनसे भी कहा कि भाई जब मेरी इच्छा नहीं है भेजने की, तो कि भाई आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन मान लो इसकी इच्छा है, तो फिर अपन क्यों उसकी इच्छा को रोकें और उसको क्यों आप डिस्करेज करो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आप ही दिला लिया और ड्रेस जी। फिर वो दोनों तैयार हो गए, और फिर मैंने कहा भाई बात चलो मैं भी चलता हूँ साथ में। तो फिर मैं साथ गया और उसको मैंने वो जो पहले सिलेक्शन के लिए जो वो एक सिंपल सी ड्रेस जो चाहिए उनको, हाफ पैंट और टी शर्ट और वो सॉक्स और शूज, तो वो मैंने यहाँ से दिलवाया और नेक्स्ट डे तो वो चले गए। फिर उसके बाद उनका वहाँ बेंगलोर में ट्रेनिंग ट्रेनिंग नहीं, पहले सिलेक्शन के लिए बुलाया था। हाँ, वहीं पे सिलेक्शन प्रोसेस भी होता है। तो करीब काफी लोग आए थे, तो उसमें से मेरे ख्याल से बस वो आधे घंटे में सारों को निकाल दिया और 50 बच्चों को सिलेक्ट किया। और उसके बाद फिर जो उनका
करीब सप्ताह भर का सारा रहता है इंटरव्यू उनका। तो इंटरव्यू रहता है, कई सारी चीजें होती है उसमें सिलेक्शन के लिए। तो वो सारी हुई और लास्ट में शायद 15-16 लोगों का सिलेक्शन मतलब उसमें से उन्होंने किया, उसमें अभिनव भी थे। फिर वह चलो तो ठीक है, सेना में जा रहे हैं तो एज ए इंजीनियर कोई वो वाली बात नहीं। फिर उसको आया, उसका अचीवमेंट अच्छा था, तो उनको नौसेना वालों ने कहा कि भाई हम आपको एज ए पायलट के लिए मौका दे रहे हैं, तो इसके लिए आप सिलेक्शन की जो मतलब इसका प्रोसीजर है उसमें आपको अप्लाई कर, हाँ आना चाहिए जी। तो उन्होंने कहा कि हमारे से फोन पे बात की कि मम्मी से, पहले मम्मी से की कि मम्मी जी मेरा पायलट के लिए भी आया है, तो मुझे मैसूर जाना है और हो नहीं हो लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। तो उनकी मम्मी ने हाँ भर दी कि वाह कोई बात नहीं जाओ। तो वहाँ उसका क्योंकि पायलट का जो टेस्ट होता है ना जीवन में एक बार ही होता है। अगर सेना में आप पायलट के लिए अप्लाई कर, हाँ पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट दिया और अगर उसमें रिजेक्ट हो गए तो नेक्स्ट में आप नहीं दे सकते कभी भी, तो वन टाइम होता है। तो उसका वो उसमें भी सिलेक्शन हो गया। क्या बात। तो फिर सिलेक्शन हो गया तो उसने कहा कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया है, अब मेरा फिजिकल होगा। जी, पहले फिजिकल तो हो गया लेकिन अब पायलट के लिए फिजिकल मतलब फिट है या नहीं, तो उसके लिए फिजिकल टेस्ट था, तो उसमें भी उनका सिलेक्शन हो गया। अब फिर उसके बाद में तो ट्रेनिंग वाली पार्ट है, तो ट्रेनिंग में उनको एजीमाला में उनकी ट्रेनिंग हुई और फिर हमारे को यहाँ से वो फोन आया उसका बेंगलोर से कि पापा अभी मेरा ये जून में मुझे ज्वाइन करना है। तो वो 24 जून मेरे ख्याल से 12 में सॉरी क्योंकि 12 में उनका वो बी हुआ और जून में उन्होंने फिर वो रिजल्ट के पहले वहां पर एजीमाला में ट्रेनिंग के लिए वो उन्होंने वहां ज्वाइन करवा दिया, ज्वाइन कर लिया और फिर ट्रेनिंग शुरू हो गई। उस ट्रेनिंग में भी वो मतलब बहुत अच्छा उनका अचीवमेंट था। तो वो उनका जो, क्योंकि उसमें भी ग्रुप बनते हैं, तो उनका जो ग्रुप था वो ग्रुप था अचीवर ग्रुप था। तो मतलब वो सारे कामों में वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो वो उनका ग्रुप ही सेलेक्ट होता है। वहां पर ये स्विमिंग कंपटीशन था समुद्र में जी, शायद 10 किलोमीटर का या ऐसा कुछ। तो वो उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब हाँ वो किया। तो कुल मिलाकर के एक बॉन्डिंग वाली जो बात है ना, वो अच्छी बॉन्डिंग थी और लेकिन डिसिप्लिन्ड थी क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था जी, और वो खुद भी मतलब अच्छा डिसिप्लिन वाला बालक था। तो नेचुरल है कि कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ कि भाई वो क्या कह रहा है और मैं उसको मना कर रहा हूँ। मैंने बस केवल एक वही मना किया जहां फर्स्ट बार उसको नेवी के लिए जाना था। तो वो अब ठीक है, मेरी कोई अलग सोच थी। तो वैसे सिलेक्शन के बाद आपका क्या रिएक्शन था, फर्स्ट रिएक्शन जब उन्हें कॉल करके बताया कि ऐसा? अब सिलेक्शन के बाद तो अब जब लाइन उसको क्लियर हो गई तो, और वो ये बात कहता ही रहता था, जानता भी था। उसने कहा, फिर मैंने कहा यार देखो सेना में 50% चांसेज हैं कि भाई आप सर्विस करके लौट के आओगे और 50% चांसेज है कि भाई आप सर्विस करके झंडे में लिपट के आओगे। तो आना तो घर पे ही है, लेकिन या तो झंडे में आओगे या सर्विस पूरी करके आओगे। तो इसलिए अब ठीक है, दिमाग में तनाव तो रहता ही है, लेकिन वो क्रिस्टल क्लियर था उसका। और उसने मुझे 2-3 उदाहरण दिए। पहला तो उसने कहा पापा मैं मान लो यहाँ से बाइक से जा रहा हूँ जी, और घर के बाहर निकला और रोड एक्सीडेंट हो गया जी, तो बताएं आप क्या कर लेंगे? तो मैंने कहा क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, जो है वो सामने दिख रहा। तो कह रहा है तो आप सोचो कि ये तो किसी के साथ कभी भी कोई हो जाता है, तो अब मैं तो अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ ना, देश की सेवा करने के। तो अगर मेरे मन में है कि भाई चलो लाइफ का तो कोई वो नहीं है, लाइफ तो किसी की छोटी होती है, किसी की लंबी होती है, तो लाइफ होती है। लेकिन मैं जिस काम के लिए निकल रहा हूँ, मैं जिस मिशन पे जा रहा हूँ, वो मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए अच्छा है। और दोनों के लिए हो या नहीं हो, लेकिन नेशन के लिए तो जरूरी है। अगर मान लो कोई पेरेंट्स बच्चों को सेना में नहीं भेजेंगे
तो फिर अपनी रक्षा कैसे होगी, अपन सुरक्षित कैसे रहेंगे। तो ठीक है, उसमें क्या बात है। तो वो उसका यही था। तो फिर कोई विशेष बात देशभक्ति हाँ बहुत ज्यादा थी कि वो इस एज में आई थिंक हाँ ये बात आप कर रहे होंगे फॉर 21 हाँ की कॉन्वर्सेशन है, जब वो 20 या 21 साल के होंगे तब वो गया था उस समय 2012 में ही उसका मतलब 2008 में 12th किया, फिर 2012 में भी उसका हुआ, और अप्रैल मई में उसके एग्जाम हुए, और एग्जाम होते ही उधर चला गया जून में। तो ये जब वो इनिशियली 20 या 21 के थे तब उनके माइंडसेट इतना था कि मैं देश के लिए अगर मैं मर रहा हूँ तो अगर मैं समर्पित भी हो रहा हूँ तो देश के लिए हो रहा हूँ। ये तो बिल्कुल मतलब क्रिस्टल क्लियर था उसके माइंड में जी कि जीवन में मतलब आप कब क्या हो ये किसी को पता नहीं है। तो ये भाई जन्म तो आपको पता है कि पैदा हुआ तो सबको पता लग जाएगा कि बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन मरेगा कब ये किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो अगर मतलब देश के लिए मरना भी पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। और ये तो होती रहती है सारी चीजें, तो घर पे भी हो सकता है और वहां भी हो सकता है और राह चलते भी हो सकता है जी। तो जब तुम मृत्यु से डर के तो कोई काम नहीं किया जा सकता जी। तो जब उसको आना है तब वो आ जाएगी। तो अपने को जो करना है वो तो अपन करें, कि उसके डर से नहीं करें ये कैसे हो सकता है। 24 मार्च 2015 की रात को 10 बजे डॉर्नियर DO 228 नाम की फ्लाइट टेक ऑफ करती है गोवा में, और कुछ मिनट में वो रेड हार्ट से गायब हो जाती है, जिसमें 3 क्रू मेंबर्स थे। लेफ्टिनेंट अभिनव सर एज असिस्टेंट पायलट, कमांडिंग पायलट निखिल सर एंड ऑब्जर्वर लेफ्टिनेंट किरण मैम। तो ये क्रू मेंबर्स थे और 2 दिन तक वो फ्लाइट मिलती नहीं है, एक्सट्रैक्ट नहीं होती है। तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन आई है और आपके पास वो जो 2 दिन आपका स्ट्रेस के साथ बीते हैं, वो आप कैसे आपने उस पल को जिया? एक्चुअली क्या है, जो ये डॉर्नियर का वो पायलट था जी। तो उस दिन शाम को 6 बजे मैडम आए और उन्होंने कहा कि अभिनव से बात करो। तो हमने उसको फोन लगाया, भाई अभिनव मम्मी आ गई और कैसे है भाई। तो उसने बोला कि पापा मेरी अभी उड़ान है और मैं अभी जा रहा हूँ और 10 बजे के आसपास में वापस लौटूंगा, तो आके बात करता हूँ। तो मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। तो जो ही मतलब क्या बस वो घर से निकल ही रहा था, घर का मतलब वहां जो कैंपस में उनका रेजिडेंस है, तो वहां से वो निकल करके अपने ऑफिस जहां से उनको फ्लाइट लेनी होती है तो वो वहां गए। वहां से 2 एयरक्राफ्ट उड़े थे डॉर्नियर, जिसमें एक में CO निखिल जोशी इंचार्ज थे और एक में मिस्टर बेदी सर करके हैं, वो भी CO हैं, तो वो उसके इंचार्ज थे। तो 2 फ्लाइट में से बेदी सर की जो फ्लाइट है वो तो अपने मिशन से लौट के आ गई, पेट्रोल मिशन से। हाँ, लेकिन जो निखिल सर वाली फ्लाइट है वो वापस डॉर्नियर आया नहीं। और इस अपने गोवा जहां इनका बेस है उससे ज्यादा दूर भी नहीं होगा, 50 किलोमीटर के आसपास ही होगा। तो वहां बस उसके बाद वो डॉर्नियर रडार से गायब हो गया, मतलब रडार में आया ही नहीं। तो रडार में नहीं आया तो उन्होंने उस सर्च आउट किया भी आ जाएगा कहाँ है क्या है, कोशिश की, लेकिन वो उनको नहीं पता लगा। तो उस समय फिर लगभग रात को 12 बजे मेरे को फोन आया गोवा से, हंसा उनका बेस है, तो हंसा वाले कमांडिंग ऑफिसर का मेरा फोन आया कि सर आप लेफ्टिनेंट अभिनव नागुरी के पापा बोल रहे हैं। तो मैंने कहा यस। तो सर वो मतलब हमारे यहाँ से 2 डॉर्नियर गए थे और एक तो लौट के आ गया है, और वो जिसमें अभिनव जी थे वो अभी हमारे उस रडार पे भी नहीं है और वो मिस है। तो मतलब मिसिंग के लिए हम ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आप मतलब एज सुन एज आप गोवा आइए। अब मैं रात को 12 बजे
फोन आता है तो हम दोनों ही डिस्टर्ब हो गए, और दोनों ही थे उस समय में हम दोनों, क्योंकि एक बेटी जोधपुर है, एक छोटी वाली वो नैरोबी थी उस समय में, कंवर साबुरी है। तो अब क्या करना, जाना तो है ही। फिर हम दोनों जने साथ चले जाएं तो घर पे वापस कौन। तो फिर मैडम ने कहा कि मैं घर रुकती हूँ और आप गोवा जाओ। तो सुबह की फ्लाइट से हम फिर यहाँ से बॉम्बे और बॉम्बे से गोवा पहुंच गए। तो वहाँ सारी घटना मतलब देखा मैंने, तो एकदम मेरे भी होश उड़ गए। सुना उस समय भी हो गए, तो हम समझ रहे थे कि भाई मिसिंग है तो मिल जाएंगे, कोई नहीं, दूसरे मिलते हैं। तो फिर पता लगा कि निखिल सर मिल गए वो, हाँ, और अभिनव और किरण शेखावत जो ऑब्जर्वर थी उनके साथ, तो वो दोनों का मिसिंग है। अब एक्चुअली क्या, जिस समय उनकी क्रैश हुई प्लेन, तो क्रैश होने का भी मुझे लगता है कि उसमें कोई टेक्निकल ऐसी मिस्टेक आ गई थी कि एक्चुअली उनको सेट करना था 150 फीट, मतलब उसको नीचे लाना था फ्लाइट को 150 फीट पे। तो उन्होंने अपने, क्योंकि सारा कंप्यूटराइज होता है, तो उन्होंने सेट किया 150, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, उसमें 1000 का डिफरेंस था। कंप्यूटर स्क्रीन पे 150 बता रहा था, लेकिन वो वास्तव में 1150 था, 1000 का डिफरेंस था। तो ऊपर जब 30,000 पे 40,000 पे कोई भी हवाई जहाज उड़ता है, तो 1000 किलोमीटर नीचे आ जाए या ऊपर चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप समुद्र तट से, क्योंकि उनका एक मिशन था कि भाई किसी ऑब्जर्वर, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है, तो पहले ये बहुत ऊपर से देखते हैं, बहुत छोटा सा दिखता है, फिर थोड़े नीचे से देखते हैं, लास्ट इनका रहता है 150 फीट पे लाके उसको ऑब्जर्व करना। हाँ, भाई उसकी लोकेशन क्या है, तो वो उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो वो बस उसमें उस समय में वो टेक्निकल मिस्टेक थी उसमें जी। तो सीओ साहब को भी पता नहीं और इनको भी पता नहीं। अब सारा ये भी है कि भाई सिस्टम में पूरा है, बिना चेक किए कोई हवाई जहाज फ्लाई नहीं कर सकता। तो और ये श्योरिटी थी, कम टाइम के लिए जाते हैं। तो एक्चुअली वो उस दिन वहां मैंगलोर गए, मैंगलोर में उन्होंने वहां समुद्र गोवा टू मैंगलोर, तो समुद्र की निगरानी के लिए गए थे वो। तो जिसमें मान लो विदेशों के जहाज वगैरह जाते आते हैं, तो उनके ऊपर उनको देखना होता है, और सारे उनका जो भी जो ऑब्जर्वर है वो सारी चीजें अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, और वो सारे के सारे एनालाइज करते हैं। हाँ, वो सीधा हेडक्वार्टर पे भेजते हैं जी। रिपोर्टिंग सीधी रिपोर्ट जाती है, मतलब लाइव। ओके। तो वो काम उनका है। पायलट का काम तो हवाई जहाज को उड़ाना है, और जो जिस मिशन के लिए उनको भेजा है उस मिशन को पूरा करना है। और ऑब्जर्वर का काम रहता है उसको ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना। तो वो अपने हेडक्वार्टर पे भेजते हैं। तो किरण जी को भी पता नहीं, और ये भी पायलट अभिनव को भी पता नहीं कि भाई क्या इस तरह की है। तो एकदम वो हवाई जहाज उनका समुद्र तट पे, समुद्र के पानी से टकराया तो आगे का जो पोर्शन है वो टूट नहीं था। और उस समय अगर वो उनको थोड़ा सा भी रहता, तो वो अपना जो सीट बेल्ट वगैरह लगे रहते हैं, एक बटन पुश करते तो वो खुल जाता, और खुल जाता तो फिर उनके जो गले में लाइफ गार्ड होता है, तो वो एक उसको पुल करते तो वो खुल जाता, और वो भले बेहोश हो लेकिन समुद्र पे तैरते रहते। पर ये उनको मौका ही नहीं मिला, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, मतलब उनका ब्रेन टकराना, और टकराने से ब्रेन हेमरेज होना, और ब्रेन हेमरेज होने के बाद में फिर वो हवाई जहाज समुद्र पे टकराया है तो समुद्र में ही जाएगा, पानी में ही जाएगा। तो निखिल सर तो वो उस समय वो कॉन्शियस थे, तो वो तो निकल गए, और वो समुद्र पे उस समय वो भी फिर तो अनकॉन्शियस हो ही जाता है, लेकिन वो तैर रहे थे। तो वहां जो वो नाव वाले लोग होते हैं जो मछुआरे, उन्होंने उनको मतलब कैचअप किया, और उनको लग गया कि भाई ये तो अपने गोवा के पायलट हैं हंसा के। फिर उन्होंने टेलीफोन, मतलब मोबाइल वगैरह रहते हैं करते हैं, तो वो उन्होंने फिर वहां इंफॉर्मेशन दी और फिर उनको लेके आए, एक्सट्रैक्ट कर लिया। हाँ। तो ये अभिनव जी और दोनों का तो पता ही नहीं लगा।
फिर सर्च आउट ऑपरेशन मतलब शुरू किया। तो सर्च करने में 24 को एक्सीडेंट हुआ नाइट को, तो 24 को पूरा नाइट निकली, 25 का दिन पूरा निकला। जो डाइवर्सर होते हैं, जो गोताखोर जो अंदर जाते हैं, तो जो गोवा में थे उनसे वो नहीं हो पाया। फिर चेन्नई से आए, और चेन्नई से जो आए वो फिर अंदर उन्होंने किया। तो 26 को तो किरण जी की बॉडी रिकवर हुई, और फिर अंधेरा हो जाता है तो फिर मिशन पूरा नहीं हो पाता है। तो फिर 27 को मॉर्निंग में अभिनव जी की बॉडी को उन्होंने निकाला। तो फिर मेरे को बताया कि ये है, इस तरह की स्थिति हो गई है, तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। फिर हम तो यहाँ वापस फ्लाइट से उदयपुर आए, और अभिनव जी को उनका जो डोर्नियर विमान, उनके जो वहाँ वाला है पूरा क्रू, तो वो लोग उनको 28 को यहाँ फिर वो लेकर के आए। हम तो 27 को शाम पहुंच गए, और वो 28 को लेकर के आए दिन को, और 29 को उनका 29 मार्च 15 को उनका लास्ट अंतिम विदाई अपने घर से दी उनको। अब इसमें यही है कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो न पायलट के हाथ में होती है और न ही उनके ऑफिसर्स के हाथ में होती है। हाँ, इफ एंड बट्स तो हम 1000 कर सकते हैं, गलती निकालनी हो तो निकाल सकते हैं। निखिल सर की निकाल सकते हैं, वो तो बड़े थे तो उनको ध्यान होना चाहिए। ध्यान क्या, फ्यू सेकंड्स का मामला है, और क्या ध्यान रखेंगे, ध्यान रख वो चाह के तो ऐसा कर, मतलब ये उनको भी पता नहीं कि भाई ये क्या हो रहा है। और अंदर जो टेक्निकल फॉल्ट है वो तो दोनों ही पायलट थे, तो यूं कह दें पता लगना चाहिए, पर वो पता लगने का सवाल ही नहीं, क्योंकि जो उनका हाइट बताने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, हाइटोमीटर, तो वो तो बता रहा 150, और एक्चुअल है वो 1150। तो 1000 का डिफरेंस है। जैसे हम कभी बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, तो अपना माइलोमीटर खराब हो जाता है, तब अपन किस स्पीड से चल रहे हैं अपने को पता थोड़ी है क्या। अपने को कई बार लगता है कि हाँ कांटा वो 60 का बता रहा है, जबकि वो 60 नहीं और एक्सिस हो जाता है। तो वो कि वही स्थिति उनमें होती है। तो इस वजह से ये हुआ, लेकिन जो भी हो, अब वो तो अपने मिशन पे ही थे, ऑन ड्यूटी। हाँ, ऑन ड्यूटी थे, और अपना मिशन वही जो बताता भी था। कभी कभी जैसे मान लो चाइना का जहाज निकल रहा है जी, तो वो उनको बहुत ध्यान रखना होता है। पाकिस्तान का मान लो कोई निकल रहा है, अपनी सीमा में से किसी भी देश का कोई भी जहाज क्रॉस होता है, चाहे इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो या फिर फ्लाइट का नहीं, केवल जहाज का। इनका जो काम था वो एयरक्राफ्ट, इनका काम था समुद्र में कोई भी जहाज चलता है जी, तो जो अपने तो कभी मान लो अपनी सुरक्षा के लिए भी होता है जी, और जो दूसरे देशों के जो जहाज मतलब एक्सपोर्ट्स और पास ऑन होते हैं, तो पास ऑन होते हैं तो उसमें कभी मतलब अपने लिए डेंजर हो सकता है ना उसमें, जी, तो वो इनको ऑब्जर्व करना होता था, देखना होता था। तो अपने मिशन के लिए तो वो 24 आवर्स रेडी थे। और सबसे बड़ी बात ये कि उस दिन वो अपनी ड्यूटी मॉर्निंग में करके आ गए थे, बॉम्बे जाना था किसी काम से, तो वो अपने फ्लाइंग कर चुके थे, फ्लाइट से बॉम्बे गए, बॉम्बे से वापस रिटर्न आए जी। तो एक ही बार करवाते हैं ड्यूटी, मतलब डबल नहीं करवाते, 2 शिफ्ट्स नहीं होती है। हाँ, फ्लाइंग की जो भी पायलट होता है उसको एक बार वो ड्यूटी पे करके आ गया तो फिर उसको नहीं देते, क्योंकि उसकी बॉडी में काफी स्ट्रेंथ भी चाहिए और बॉडी एग्जर्ट हो जाती है। लेकिन उस दिन उनके मित्र की जिनकी ड्यूटी थी उस दिन उनको फीवर था, तो उन्होंने कहा कि नागौरी मतलब ये आप चले जाओगे क्या, तो उनका चला जाऊंगा। तो आप ये कह रहे हो ये उनकी ड्यूटी भी नहीं थी, वो किसी के बिहाफ पे, हाँ, ड्यूटी कभी नहीं होती है क्या? जी जी, मैं समझ गया। हाँ, तो शिफ्ट में मान लो के बिहाफ पे वो उस फ्लाइट में थे। हाँ, ओके। तो बिहाफ का मतलब ये कि जो जिसकी ड्यूटी थी या जिसको फ्लाइंग में जाना था उनको बुखार आ गया जी, पर वो मिशन तो मिशन है ना, ये तो नहीं फ्लाइंग कैंसिल कर दें जी, वो तो कैंसिल नहीं हो सकता है, व्यक्ति बदल सकते हैं। तो वो फिर उनके बजाय अभिनव को कहा कि भाई आप चले जाएंगे क्या? यस सर
चला जाऊंगा। तो वहां तो सेना में तो होता ही है। फिर वो उनके बजाय वो गए। अब किरण जी शेखावत का भी मतलब वो समय नहीं था। ओके। हाँ, उनकी भी ड्यूटी हो चुकी थी, पर उनको का तो उनको भी मतलब बयान ही था ना कि ड्यूटी पे, तो वो भी उस दिन, तब ये इत्तेफाक कहेंगे कि भाई मित्र की ड्यूटी थी, मित्र की या एक दूसरे पायलट की ड्यूटी थी, उनको फीवर आ गया तो ये गए। तो अब ये सारी चीजें, ये अब इसको आप कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, तो कभी कभी यूं लगता है कि कुछ चीजें जो अपने हाथ में नहीं होती है जी, वो प्रकृति में अब चाहे कह दो परमात्मा के हाथ में, परमात्मा जैसा चाहेगा वो कराएगा, या कह दो कि आपका टाइम खत्म हो गया तो हो गया। घड़ी में सेल खत्म हो जाता है तो घड़ी बंद हो जाती है, तो आप नया चेंज करते हैं, फिर चलने लग जाती है। पर इसमें तो वो भी मौका नहीं मिला कि एक्सीडेंट में अगर मान लो उनको मतलब इस तरह का छोटा मोटा एक्सीडेंट होता, तब तो वो लोग भी सेना वाले, क्योंकि प्लेन क्रैश हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पायलट को तैयार करने में सेना में बहुत खर्चा भी होता है, और पायलट तैयार बहुत मुश्किल से होते हैं जी। पहले तो सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं, फिर सिलेक्शन होता है तो बहुत मुश्किल से होता है, और जिनको सिलेक्ट किया अगर वो पायलट शहीद हो जाते हैं तो सेना का कितना बड़ा लॉस होता है। एयरक्राफ्ट टूट गया तो वो तो नया आ जाएगा जी। लेकिन पायलट कहां से लाओगे। और हमेशा सेना में पायलट की हमेशा शॉर्टेज चलती है, क्योंकि जो उनका मतलब टारगेट है पायलट के लिए कि भाई ये चीज इसमें होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। मतलब कई बार जैसे बच्चों को लिया और एक भी बच्चा पायलट के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ तो नहीं हुआ। जी, मैंने सुना था हमारे मैंने बात की थी एक नेवी सोल्जर से, तो उन्होंने ये भी बोला था कितनी बार बैच ही वॉश आउट हो जाता है। अगर 150 का बैच गया और उनको अगर नहीं लगता है केपेबल है तो पूरा बैच वॉश आउट कर देता है। बिल्कुल। तो इसलिए मतलब क्या वो भी चाहते हैं कि भाई अपना पायलट सुरक्षित है, एक एसेट, बिल्कुल वो एसेट है सेना की। जी। तो जब भी कभी पायलट का एक्सीडेंट होता है ना, तो जब अभी भी मैंने देखा कि भाई अभी 2 पायलट हो गए थे, एक हुआ 2-3 रोज पहले जगुआर का, और फिर अभी एक और हो गए। तो मेरे को इतना कष्ट हुआ कि पूछो मत। और कष्ट इसलिए हुआ कि मतलब बड़ी मुश्किल से जैसे परमात्मा बना करके भेजते हैं इनको जी। पायलट के हर कोई पायलट नहीं बन सकता कि हर आदमी सोचे मैं पायलट बन जाऊंगा, तो बन थोड़ी सकता है क्या। मुझे लगता है कभी कभी ईश्वर उनको बना करके भेजता है कि तेरे को ये काम सौंप रहा हूं, क्योंकि अलग अलग काम होते हैं। तो ऐसा मतलब उसका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, वो पायलट के लिए फिट होता है, और उसका सिलेक्शन होता है, और वो पायलट बनता है। और उसके बाद अगर इस तरह से मतलब चला जाता है ना, तो सेना में भी बहुत तकलीफ होती है, और उसके परिवार को तो खैर स्वाभाविक होती है। तो ये इस तरह से उसका ये दुर्घटना रही। तो अभी जैसे अभी हम अंकल से बात कर रहे थे, हमारे साथ अभिनव जी की माता जी भी हैं, तो हम थोड़ा उनसे भी जानेंगे कि अभिनव जी की पर्सनालिटी कैसी थी और उनका बॉन्ड कैसा था। बचपन से अभी तक आपके साथ रहे अभिनव जी, तो वो कैसे थे? क्या है सब तो खत्म हो गया, क्या है मतलब बहुत सीधा था, आप क्या सरल था, चला गया, जीवन खत्म हो गया, उसका क्या है। जैसे उन्होंने देश को जो एक अपनी लाइफ के कॉस्ट पर देश की रक्षा की, और अंकल से इतना जानने मिला हमें कि वो बचपन से मतलब सारी चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, और आपके साथ ज़्यादा अच्छा बॉन्ड था उनका कंपैरिजन में। जो भी चीज़ें थी वो आपको ज़्यादा बताते थे उनके फादर को जोड़ के। दोनों को ही वो तो बात, उसको ऐसा कुछ नहीं था, बहुत सीधा और बहुत सरल व्यक्तित्व था उसका। तो क्या जैसे अभिनव जी की कोई बात जो आज भी आपको याद रहती है, जो बचपन में शरारतें करते थे? कोई शरारत क्या करता था, टाइम हमें भी कहाँ टाइम था, हम भी जॉब में थे दोनों, तो इतना शरारत देखने का कहाँ टाइम मिला। वो खुद से घर पे पढ़ते थे? हाँ, खुद ही बस सारा सेल्फ, जो भी काम करना सब सेल्फ। और नेवी के लिए भी उन्हीं ने रिसर्च की है कैसे? नेवी के लिए सारा सर्च उसी ने किया। फिर हमने कहा नहीं, उन्होंने कहा नहीं जाना, तो क्या नहीं मेरे को जाना है,
मेरे को जाना है, मैं कपड़े दिलाऊं, मुझे जाना है। तो मैंने कहा वाह यार मान नहीं रहा है, चलो दिला देते, इतना दुबला पतला है तो है ये तो, और सेना में जाना है तो वहाँ फिर हम दिला के, मैं ही दिला के लाई कपड़े कि नहीं मुझे जाना है। तो तो ऑन द जॉब वो कॉल पे आपसे बात करते रहते थे? रोज आज मम्मा बात ये हमारी रोज बात रोज होती थी। चाहे सर भी वहाँ सेना में चला गया तो भी, बस केवल ट्रेनिंग में था जब 7 दिन में 1 दिन करते थे, वरना बात रोज होती थी उससे। तो और वो बताते थे कि किस तरीके से आज उनका सारी चीजें, पूरा स्कूल कॉलेज वो तो सारी, शाम को भी जैसे घर आता, मैं यहाँ पढ़ता छोटा था, जब भी मैं घर आती तो आज स्कूल में ये हुआ, आज ये हुआ, मम्मी वो सारी बातें बता के फिर मैं खेलने जाऊँ, सब बातें। क्योंकि मैं तो वो आता 2 बजे और मैं आती 5 बजे, 5:30 बजे, तो 5:30 बजे तक वो सब चीजें मन में रखता, फिर बोलता मुझे आके, फिर खेलने जाऊँ, बिना पूछे खेलने भी नहीं निकलता वो। बहुत फ्रेंडली पर्सनालिटी। हाँ यूँ तो जैसे मैं रोटी बना दी, मतलब मैं घर में होता तो मेरे आगे पीछे घूमता रहता, रोटी बना रहे मैं लगाऊंगा इस पे घी में लगाऊंगा, मैंने कहा मैं इनकी इमेज लगाऊंगा, आप बनाओ मैं बना लगा दूंगा। सब्जी पकाती नहीं मैं छोकूंगा, तो हर चीज यूँ हर काम को खुद ही करता था, मतलब मैं कर लूँ। नहीं, मैं बहुत रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरा भी मम्मा के साथ ऐसे ही बॉन्ड है कि दिन भर जो भी हुआ, हाँ, अगर सारी बात उनको इंटरेस्ट नहीं भी है तो फिर मैं बताऊंगा। हाँ, सारी बात। जैसे जैसे उसका स्क्वाड्रन मुझे समझ में नहीं आता था, मम्मी हमारे से स्क्वाड्रन होते हैं, स्क्वाड्रन का एक लीडर है, फिर उस लीडर पे वापस एक स्क्वाड्रन, तो मैं हाँ करती, मुझे समझ में तो आता ही नहीं, फिर मैं सोचती मुझे क्या कह रहा समझ में नहीं आ रहा है, पर बात धीरे धीरे आ जाएगा। यूँ हर चीज बताना कि सेना मम्मी सेना अलग है अपनी। तो आप कभी हम ऐसी बात होती ना, आज किसी, मैं भी अब अफसर ही थी, तो आज ऐसे काम कोई नहीं करता, तो उनकी मम्मी आपके सिविलियन में काम करना नहीं करना नहीं, ऐसा हमारे तो सेना में तो कोई अफसर साथ काम एक साथ देते तो करने ही है मैनेज। अब सिविलियंस हो आप, इसलिए आपके काम कोई मना कर दे, हमारे तो नहीं करते, कर ही नहीं सकते हम मना। तो वो सेना में जाके बहुत खुश था, वो तो डिसिप्लिन लाइफ पहले भी थी उसकी, पहले डिसिप्लिन वो तो उनमें इनबिल्ड एक ट्रेट था कि उनको पढ़ना है, जो भी उनको टास्क मिलता था वो, हाँ उसको अपना काम करना है, तो वो किसी को वो डिपेंडेंट नहीं रहता थे, किसी के ऊपर नहीं। तो वो तो एक देव पुरुष था जो हमारे साथ इतना टाइम ही रहा और चला गया, क्या करो। आपको किस मोमेंट पे ऐसा लगा कि देशभक्ति की भावना इनमें बहुत ज्यादा है? देशभक्ति की भावना तो देखो, मैं भी हिंदी पढ़ाती थी जी, तो मैं वो कहती हिंदी विषय ऐसा है कि उसमें देशभक्ति की भावना आप भर सकते हो, तो मैं तो अपने बच्चों को भी देश के लिए तो करती थी, सबको जो पढ़ाती उनको ही करती, तो मेरे बच्चे को तो क्यों मना करूंगी जी। तो वो तो मैं उस जज्बा तो मेरे में खुद में भी था, क्योंकि मेरे फादर भी फ्रीडम फाइटर रहे, मेरे ताऊ जी फ्रीडम फाइटर रहे, अच्छा, तो वो तो मेरे में भी था, ये उसका वो ऐसा कुछ नहीं, एक ब्लड लाइन में ये चीज थी। तो मैं हिंदी पढ़ाती थी, मैं कहती हिंदी पढ़ाने से तो अपन कितनी चीजें, क्योंकि सूर्यमल मिश्रण के दोहे पढ़ाती मैं, तो इतने दोहे थे जो मैं पढ़ाती, मैंने कहा कितने वीरता की वीर सत्सई के दोहे पढ़ाती मैं, तो उसमें बच्चों को बता दी देखो कैसे राजपूत लोग कैसे लड़ते थे, कैसे छोटे छोटे बच्चे लड़ते थे, तो वो जज्बा मेरे में भी रहता था। तो सेना में जाने के लिए मैंने मना नहीं किया उसको, मैंने कहा वह जा रहे तो जाने, जाए तो जाए, वह सबके सभी जा रहे, इतने जा रहे तो सब जा ही रहे, कोई जरूर थोड़ी, पर वो हमारे ऐसा होना था। बट वो जो आपने देश को दिया है, ये सबके नसीब में नहीं होता है कि भारत हाँ अब ये तो मैं सोचती हूँ मैं हम भी मरेंगे, लेकिन वो तो भाई देखो मतलब नाम कर गया, तो यूँ अच्छा लगता है, लेकिन कमी तो बेटी की कमी होती है, वो तो कोई भरपाई नहीं कर सकता उसको। नहीं क्योंकि उसको इतनी चीजें करने का था। अब भी मैं देखता हूँ जैसे विक्रांत आया, नौसेना में कोई नए सब आ रहे, तो मैंने कहा वो तो इतना खुश होता मम्मी हमारे आ रहा है, उस समय विक्रांत आने का, हमारे विक्रांत आएगा, और तो वो इतना खुश होता। मैंने कहा तो नए वेपन्स आ रहे हैं, उसको तो वो तो इतना खुश होता है कि बस। उसमें सबमरीन में गया जो कि मम्मी बहुत टिपिकल जॉब है, लेकिन यार सबमरीन में गए मुझे बहुत अच्छा लगा, हम भी रह के आए उसमें, तो 1-2 दिन पूरे रहे हम उसमें। इसरो गया तो क्या मम्मी मैं सेना में, इसलिए इसरो नहीं, तो इसरो अपने को कौन देखने देवे, अपने को इसरो में घुसने नहीं देवे, तो मैं तो इसरो भी जाके आया। रामेश्वरम गया तो फ्लाइट ऊपर उड़ा रहा जो नीचे, उनके मैं तो पुल देख रहा हूँ, वहाँ उसी से फोन कर देता हूँ
कि मम्मी मैं लाइट उड़ा रहा हूँ और देखो मैं नीचे पूरा पुल दिख रहा है मुझे। हाँ कर लेता, ऐसा कुछ नहीं था उसका। तो इन मिशन में भी आपसे हाँ contact मिशन रहते में थे भी और सारी कांटेक्ट कर चीजें लेता, आप- कभी ऐसा नहीं, पर उनके आज तो मम्मी नीचे से दिख रहा है, देखो आप क्या बढ़िया तो आपसे सबसे ज्यादा रेगुलर टच में अंकल हाँ से भी बिल्कुल। ज्यादा मतलब उस आपको दिन भी सारी- मैं आई, जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ उस दिन मैं आई, मैंने कहा बेटे से बात की कि नहीं की, तो मैंने कहा लगाओ फोन, तो मैं खाना खा रही और फोन लगाया कि मैं तो छोटी पे जा रहा हूँ, तो मैं अभी आके बात करता हूँ। उस दिन ही बात नहीं हुई हमारी, दोस्तों की बात होती थी हमारी, उससे पहले रोज बात होती थी, रोज- but वो जो रोज। ड्यूटी और ड्यूटी तो नहीं, ठीक उसको काम है तो नहीं जी। करता, लेकिन कहता था भाई, जैसे उस दिन कहा कि मैं छोटी पे जा रहा हूँ तो नहीं कर सकता हूँ, फिर चला जाता। But रात को से भी जब सुने- आता, रात को 10 बजे भी 9 बजे जब भी आता बात करता था। अंकल से सुनने मिला था कि वो उनका था भी नहीं, मतलब वो हाँ जो उसकी ड्यूटी pilot उस दिन थे- उसकी ड्यूटी भी नहीं थी, तो पर उसका योग ऐसा पकड़ा था, उसके दोस्त की ड्यूटी थी जिसने कहा तू चले जाएगा। हाँ वरना सुबह जाके आया था वो 4 बजे, तो डबल बार उड़ान नहीं भरते इनके, तो क्यों मैं चला जाऊंगा कि यार, फिर उसका कहा होगा सीओ साहब ने कि वो तो है ही नहीं, ऑब्जर्वर कौन होगा कि मैडम को मैं ले लूंगा, तो किरण शेखावत की भी ड्यूटी नहीं थी, उसको भी इसी ने बुलाया और दोनों गए, दोनों की ड्यूटी नहीं थी उस दिन, जो दोनों। और अपनी उसकी लाइफ बहुत अच्छी थी, तो मुझे लगता है कि हमारे साथ होता है, अपने देश के लिए भी और अच्छा काम करता हो, तो पर वो भाग्य हमारा थोड़ा उल्टा चल रहा होगा जब, तो भूल तो सकते नहीं किसी को। हाँ पर ये बोले है कि भाई हाँ वो देश के लिए गया, तो मरते तो सब हैं, एक्सीडेंट से कितने लोग मर चुके हैं हमारे परिवार में भी, लेकिन हमारा गया तो एक्सीडेंट हुआ तो भी वो भी एक एक्सीडेंट ही था यूं तो समझ लो, लेकिन वो देश के काम करते हुए ऑन ड्यूटी हाँ ऑन ड्यूटी गया, तो वो एक अलग चीज होती है। ऑन ड्यूटी। पर जो कमी है उसकी, वो तो हम 10 सालों के भूलते तो नहीं हम कभी उसको, दिन में 10 बार किसी न किसी रूप में याद आ ही जाती है, ये खाता था वो पीता था। अभी कॉल आने वाला होगा ऐसा करके। अरे अभी भी जैसे कोई अच्छा काम होता है कोई, तो मैं उसको सुनाती कि आज अभी ना वैसा हुआ सब, इतना खुश होता था हर चीज के लिए। तो अभी भी एक क्षण के लिए मुझे लगता है मेरे को, यार आज ये कुछ हुआ, अभी ना को सुनाना ही हो, मतलब एक क्षण मन में आता है, फिर किसको सुनाएंगे। तो वो हर पल को जीते थे, हर पल को एंजॉय करते बिल्कुल, हर पल को एंजॉय। अगर वो कोई इवन वो सीओ जो एक्सीडेंट में बच गया ना, उसने कहा कि वो मतलब उस समय थोड़ी देर पहले इतना खुश हो रहा था, और जैसे हवाई जहाज बैठता तो इतना खुश होता कि बस हवाई जहाज उड़ाना मतलब बस, जैसे पहले उड़ान भरनी ट्रेनिंग हो गई जी। तो कौन उड़ाएगा, पहले मैं उड़ाऊंगा। फिर वीडियो बना के लाया, उसका वीडियो बना तो लेके आया, तो कि देखो मम्मी मैं उड़ा रहा हूँ इसमें, ये देखो ये इसमें मैं हूँ, क्योंकि बस एक गलती कर दी मैंने, यार मेरा विमान लैंड करते समय थोड़ा उछल गया, वो गलती मैंने की और मैंने परफेक्ट उड़ाया। हाँ उसको तो वो स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं जीते थे। अगर नहीं बिल्कुल, एकेडमिक्स भी है, एग्जाम्स भी है, तो वो एंजॉय करेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। और ये चीज आज के यूथ में देखना, हाँ आजकल का यूथ ये, हाँ छोटी चीज होती तो परेशान हो जाते हैं ना, वो कैसे होगा ना, अब नहीं, उसमें नहीं था, वो तो बहुत गहराई थी उसमें, और बहुत ठंडे पेटे से बात करता था किसी से, बहुत होशियार था। और हमारे घर में भी एक बहुत यूनिक पर्सनालिटी थी, जिसकी कमी जिंदगी पर हम नहीं भर पाई होगी इसकी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अंकल से। हम तो आपका आशीर्वाद ही चाहेंगे। और नहीं बस काम करो, जो भी उसका है कि कोई भी काम करो 100% करो जी। कोई भी काम करो तो 100%। मैं तो मेरे बच्चों को, स्टूडेंट को, सबको यही कहती कि दौड़ तो रही हो आप, लेकिन शेर आने पे कैसे दौड़ते हो, बस वैसे दौड़ो। काम तो कर ही रहे हो ना, तो वैसे करो काम। परफॉर्म करना है तो परफॉर्म करो। जैसे मैं किसी स्कूल में मेरा हमेशा 100% रिजल्ट, कोई नीचे आना ही नहीं। क्यों आए नीचे, सब एक बच्चे की निगाह रहती, मैं तो खुद क्लास लेती तो निगाह रहती। ऐसा तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। अब हम नेग्लिजेंसी करके फिर स्पष्टीकरण देते कि ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं करना, कर डालो जिस काम को करना, नहीं करना छोड़ दो, नहीं करना। और करना और नहीं करना में नहीं रहना कभी, जो थॉट है। हाँ बस जो करना तो करना, नहीं करना तो नहीं करना जी। तो मैं तो कहूँ युवाओं को भी हर जो काम करे उसको परफेक्ट करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के। आपका आशीर्वाद
अंकल का आशीर्वाद बना रहे हम पे। और ये जो हमने एक सफर शुरू किया है अलग अलग पर्सनालिटी से मिलने का, करो बढ़िया वो जो अचीवमेंट्स है उनसे खुद भी सीखना, और जो देखते हैं हमें वो भी अगर कुछ उस पे। क्या कर रहे हो अभी? मैं अभी बैचलर्स ऑफ बिजनेस एंड में बीबीए कर रहा हूँ और अभी एमबीए की तैयारी। करो और साथ में ये ताकि कम्युनिकेशन स्किल्स पे नहीं बढ़िया है, तो बहुत अच्छी आए और ये सारी चीजें, क्योंकि जो टीम बिल्ड करना ये सारी चीजें रिसोर्सेस करना तो वो उसमें हेल्प करता है फिर फ्यूचर में। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एपिसोड। आज हम अभिनव सर की लाइफ जर्नी को एक्सप्लोर कर रहे थे। होप आपने भी उस जर्नी से कुछ सीखा होगा। और अगर आप ऐसी ही पर्सनालिटीज को चैनल पे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन। हमारी टीम कोशिश करेगी ऐसी ही पर्सनालिटीज को इनवाइट करने की और उनसे बहुत कुछ सीखने की। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।